नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। सभी दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में संकल्प पत्र करेंगे जारी। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही अमित शाह वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में करेंगे चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे प्रचार। उधर कांग्रेस ने कल तेलंगाना के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम द्वारा तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई जानों के नुकसान के लिए माफी मांगने के बाद तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई है। बीआरएस ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीआरएस नेता के कविता ने पूछा कि 6 दशकों तक तेलंगाना को धोखा देने वाले गांधी परिवार जान माल के नुकसान के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान करीब 1200 लोगों की मौतों के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली विधानसभा में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया, तो पिनापका में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों ने 28,057 डाक मत पत्रों के आवेदन स्वीकार किए। निर्वाचन विभाग को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के 44,057 डाक मत पत्र आवेदन मिले हैं। तेलंगाना में एक चरण में पूरे राज्य में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी का दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर और नागौर में करेंगे विजय संकल्प सभा। साथ ही खरनाल में करेंगे वीर तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना। राजस्थान में कांग्रेस भी कर रही मोर्चाबंदी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अलवर और भरतपुर में करेंगे चुनावी बैठकें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जोधपुर और जैसलमेर में करेंगे आम सभा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान के विकास को और ज्यादा मिलेगी गति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूर्यनगरी जोधपुर संभाग की विभिन्न विधानसभाओं में करेंगे रोड शो और जनता के साथ करेंगे संवाद। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आसिंद और गंगापुर में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। धौलपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस भाजपा पर हमला। बोली, दोनों दल पूंजीपतियों के लिए करते हैं काम। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा गरीब, दबे एवं पिछड़े लोगों का दिया है साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में कल वोट डाले गए। पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड टूटा। 76.22% हुआ मतदान। महिलाओं में दिखा भारी उत्साह। छत्तीसगढ़ में दूसरे तथा अंतिम चरण के चुनाव के लिए 75.08% मतदान हुआ। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों समेत स्टार्टअप से जुड़े हजारों प्रतिनिधि होंगे शामिल।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से पिछले 75 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र में भारत की सफलता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति व महान दूरदर्शी व्यक्तियों की भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 75 से अधिक स्टार्टअप के साथ ही करीब 200 औद्योगिक इकाइयां और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में कई संगठनों, विभागों के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन लीडर्स सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस पर उसकी आवाज सुनी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उसमें बड़ी भागीदारी का होना दुनिया को बड़ा संदेश देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गर्व है कि G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच के दौरान उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को एजेंडे में रखने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन वक्तव्य में सभी का आभार जताया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के 10 सत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा को बहुमूल्य बताया। पीएम ने सम्मेलन की 10 प्रमुख साझा प्राथमिकताओं को गिनाया और वन फ्यूचर की दिशा में मिलकर काम करने को पहली प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी है, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती है। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा, नाले का पानी यमुना में जाता है, पानी को साफ करने की नहीं है कोई व्यवस्था, इसी कारण यमुना में बढ़ रहा है प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हो रही है कई समस्याएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में कलाकारों ने अपने हुनर और बेहतरीन कलाकारी की झलक पेश की। आज शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही आज चारधाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती लोग इसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद इसे बांटा जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू होता है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से 56 फीट की विश्व कप ट्रॉफी बनाई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मुकाबला होगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 2 महीने की छोटी अवधि में 11 अरब लेनदेन तक पहुंचने के लिए एक और अरब जोड़ा है। खासतौर में त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान में ये विस्तार देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 20 नवंबर को देय सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड को समय पूर्व भुगतान का मूल्य 6076 रुपये प्रति यूनिट होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना पर भारत सरकार की 6 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार
स्वर्ण बॉन्ड के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के बाद उसके समय पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज के लिए नियम सख्त करते हुए जोखिम भार बढ़ाए जाने से बैंकों को 84,000 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया है। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई है। सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा ग्राहकों के कोष का गलत उपयोग करने पर 1,80,00,000 रुपए वसूलने के लिए समूह के 3 पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने 3 कुर्की आदेशों में कहा कि केएसबीएल के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण हरिजी, केएसबीएल के पूर्व अनुपालन अधिकारी श्री कृष्ण गुरजादा और केएसबीएल के बैंक कार्यालय परिचालन के महाप्रबंधक श्रीनिवास राजू के खिलाफ 1.80 करोड़ रुपए की वसूली कार्रवाई में ब्याज, शुल्क और खर्च शामिल है। 42वें आईआईटीएफ में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला एमएसएमई उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, एससी/एसटी तथा आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशल, उत्पादों को दिखाने और विकास के नए अवसर पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा कि इस बार 85% से अधिक स्टॉल पहली बार भाग लेने वालों को आवंटित किए गए। 64 एमएसएमई देश के आकांक्षी जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 66% स्टॉल महिला उद्यमियों को तथा 55% एससी/एसटी श्रेणियों के उद्यमियों को निःशुल्क आवंटित किए गए। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी में कौशल आधारित श्रम बल उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश और बिहार ने केरल की जगह लेना शुरू कर दिया है। पिछले 1 दशक में पलायन के रुझान में उल्लेखनीय बदलाव आया और केरल से पश्चिम एशिया के देशों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या में 90% की गिरावट देखी गई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। एसबीआई होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज के लिए जोखिम भार बढ़ाकर उपभोक्ता ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के रिजर्व बैंक के फैसले से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में 0.6% की कमी आने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही एपेक देशों के क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जापानी समूह सॉफ्ट बैंक ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रदाता डिलीवरी में 2.5% हिस्सेदारी 739 करोड़ रुपए में बेच दी। एनएसई के पास उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार सॉफ्ट बैंक ने अपने सहयोगी एसवीएफ डोरबेल लिमिटेड के माध्यम से शेयर बेचे हैं, जो डिलीवरी में 2.5% हिस्सेदारी के बराबर है। रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने कारोबार विस्तार के लिए दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पिछले साल जनवरी से अब तक 5,000 करोड़ रुपए में 1,461 एकड़ जमीन खरीदी है। जेएलएल इंडिया ने एक रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि इन दूसरी तीसरी श्रेणी के शहरों में अधिकतर जमीन खरीद प्लॉट विकास के लिए की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जलाऊ लकड़ी की दरें 1,300 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 805 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा कि वह भूतापीय ऊर्जा के साथ कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए 18 नवंबर को आइसलैंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड्रो सांचेज को फिर से स्पेन का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर पेड्रो सांचेज को हार्दिक बधाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्पेन संबंधों को और मजबूत करने, उज्जवल भविष्य के लिए मित्रता और सहयोग के हमारे बंधन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हूं। इजरायल से अनुमति के बाद मिस्र से ईंधन की पहली खेप गाजा पहुंची है। इससे पहले इजरायल ने सहमति व्यक्त की थी कि वह ईंधन से लदे ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने देगा। इजरायल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के मुताबिक राहत सामग्री पहुंचने देने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से मिली हर सूची की हम आपूर्ति करवाएंगे। वहीं अमेरिका ने कहा कि नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। भारत की पड़ोस प्रथम नीति को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में देश का प्रतिनिधित्व किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को यदि देश की अदालतों से न्याय नहीं मिला तो वह अमेरिका में विदेश विभाग के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि राष्ट्रों के बीच विश्वास की कमी एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान का भाव यूक्रेन संघर्ष और फिलिस्तीन में नरसंहार की ओर ले गया। उन्होंने वैश्विक नेताओं से टकराव को खत्म करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। शेख हसीना ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक नेताओं से टकराव को खत्म करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बावजूद केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट में से एक नैरोबी की डंडोरा लैंडफिल साइट शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बनी हुई है। रूसी सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन के हत्या के आरोपी दरिया ट्रोपोवा को शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग अदालत में पेश किया गया। दरिया के एक यूक्रेन समर्थक समूह के सदस्य होने का दावा जांचकर्ताओं ने किया है। लंदन में सड़क पर हुए एक झगड़े में एक सिख किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि किशोर की पहचान सिमरजीत सिंह नागपाल के रूप में की गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि सिमरजीत की हत्या के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों की उम्र 21, 27, 31 और 71 वर्ष बताई गई है। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट के महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में बेहद उत्साह का माहौल है। फाइनल मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी का सामना आज स्पेनिश खिलाड़ी मार्शल ग्रेनुलर्स और अर्जेंटीना के होरेसियो से होगा। इससे पहले रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वेस्ले कुलहोफ और नील स्पुस्की की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। भारत के 43 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी फाइनल्स के अंतिम 4 में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी फाइनल्स में पुरुष एकल के सेमीफाइनल स्पर्धा में आज इटली के जेनिक सिनर और रूस के डेनिल मेदवेदेव आमने सामने होंगे।
इससे पहले जेनिस सिनर ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने ग्रुप दौर में 2 जीत के साथ अंतिम 4 में प्रवेश किया। एटीपी फाइनल्स में रूस के आंद्रे रुब्लेव को हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज में खेले गए मुकाबले में रुब्लेव को जर्मनी के ज्वेरेव ने 6-4, 6-4 के अंतर से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन की कार्लोस अल्कराज से हुए एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ अल्कराज ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को अगले साल अमेरिका के राष्ट्रीय महिला हॉकी ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। सेरेना ने 23 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देश के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। रियाज की पहली जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे और न्यूजीलैंड में T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम चयन होगी। नेहा त्रिपाठी ने महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 15वें चरण के तीसरे दौर में 1 ओवर 73 का कार्ड खेलकर 9 शॉट के बड़े अंतर के साथ खिताब अपने नाम किया। नेहा का यह सत्र का तीसरा खिताब है। फुटबॉलर डेविड बेकहम इस समय भारत दौर पर मौजूद हैं और बॉलीवुड में छाए हुए हैं। शाहरुख खान ने डेविड बेकहम के लिए अपने घर मन्नत पर वेलकम पार्टी रखी। इस दौरान एक फोटो को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इन दिनों सैम बहादुर की एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी छा रही है, जिसमें विक्की ने इस बात का खुलासा किया है कि सैम बहादुर की नींव की आज से लगभग 4 साल पहले साल 2019 के मध्य में रखी गई थी। जल्द ही कॉफी विद करण सीजन 8 का 5वां एपिसोड आने वाला है। इस एपिसोड के नए मेहमानों के नाम भी सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि करण जौहर के अगले मेहमान एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हुए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में आर्यन अपने दोस्त की बारात में स्वैग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि आर्यन खान का ये वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग और यहाँ तक कि गोल्फ पर भी फिल्में आ चुकी हैं। इस लिस्ट में अब एक और जुड़ रही है। स्लम गोल्फ सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और सीरीज 22 नवंबर 2023 से अमेजन मिनी टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं। रिलीज के 6 दिन के अंदर टाइगर 3 ने 200 करोड़ की कमाई कर अपनी कामयाबी की नींव रख दी है। पैन इंडिया तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव ने थिएटर्स में धमाकेदार ओपनिंग के बाद अब OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। 1 महीने बाद फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फेमस ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा आ रही हैं। फुटबॉल जगत के बड़े टूर्नामेंट में भी वे ओपनिंग सेरेमनी में स्टेज संभाल चुकी हैं। यह पहली बार होगा जब वह किसी क्रिकेट इवेंट में परफॉर्म करेगी। मराठी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी अपकमिंग टेलीविजन शो अटल में दिखाई देंगे। आशुतोष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर शो को होस्ट करने से काफी उत्साहित हैं। ये शो भारत के विविध परिदृश्य में छिपी जटिलताओं को उजागर करेगा। 20 नवंबर को इस शो का प्रीमियर किया जाएगा। देवाशीष माखीजा के निर्देशन में बनी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जोरम 8 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेता मनोज वाजपेयी फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज के पहले ही कई फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिल्म ने तारीफ बटोरी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेह वरुण तेज की फिल्म मटका से तेलुगु में डेब्यू करेंगे। फिल्म अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ क्रैक और अभिषेक बच्चन के साथ रेमो डिसूजा की बी हैप्पी में भी नोरा दिखाई देंगी।
भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में छठी मैया के गीत खूब सुनने को मिले हैं। सूर्यदेव को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ पर अभिनेत्री से गायिका बनी अक्षरा सिंह ने छठी मैया करिहा दुलार एल्बम रिलीज किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।